हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट 2025 को टारगेट करते हुए हमने सीडीपी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्टली रिपीट होते हैं या यूँ कहें कि उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। सीडीपी यानी कि बाल विकास के प्रश्न 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत डीप हम लोग समझते हुए चलें। ठीक, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि लर्निंग पर अपना प्रभाव डालने वाले इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं। व्यक्तिगत कारक नहीं है, ऐसा कारक जो पर्सनल नहीं है बल्कि इन्वायरमेंटल है। देखिए, समझ का स्तर ये तो व्यक्तिगत कारक है। ये क्या है? ये अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, क्योंकि हर बच्चे का समझ का स्तर अलग अलग होता है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी समझता है, कोई धीमे समझता है। भावात्मक लब्धि, इमोशनल की बात करें, ये भी व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति का अपना, हर बच्चे का अलग अलग इमोशंस होते हैं। ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री, ये आपका जो है वह इन्वायरमेंटल फैक्टर है। कैसे? क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री डिपेंड करती है कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें उस इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर भूगोल पढ़ानी है तो उसके लिए अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल लग रहा है, आप उसमें मैप का यूज़ करेंगे, ग्लोब का यूज़ करेंगे। साइंस की क्लास है, जीव विज्ञान की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, तो उसके लिए आप अलग अलग चीज़ें जुटाएंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर, क्लास का मैनेजमेंट कैसा है, कक्षा की व्यवस्था कैसी है ना, और स्कूल का माहौल कैसा है, उस इन्वायरमेंट में वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो ये आपका जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। जबकि सीखने के लिए जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है यह व्यक्तिगत है, क्योंकि ये हमारे अंदर से ये मोटिवेशन हमको मिलता है कि हम सीखें नहीं सीखें, है ना। जब आप अंदर से मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने से, आपको रुचि पैदा होती है, तो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। यह भी व्यक्तिगत है। लेकिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है यह आपका कैसा है? यह आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इसलिए ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, बहुत बढ़िया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? जो लर्निंग के लिए बाधक बने वो कौन सी चीज है भाई? देखिए, लचीली पाठचर्या ये बाधक नहीं है। ये फ्लेक्सिबल कैरिकुलम बाधक नहीं है। ये तो और बेहतर है कि हम बच्चे के हिसाब से कैरिकुलम में जो है कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होनी भी चाहिए पाठचर्या, ये तो अच्छी बात है। कौन सा बाधक बन सकता है? अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, ये क्या है? क्या ये बाधक बन सकता है? नहीं। पहले तो ये समझिए कि बहुसंवेदी उपागम होता क्या है। बहुसंवेदी उपागम ये एक टीचिंग मेथड है प्यारे दोस्तों। क्या है सर ये? बहुसंवेदी उपागम एक टीचिंग मेथड है जिसमें लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, सीखने को बेहतर बनाने के लिए एक साथ कई इंद्रियों का उपयोग इसमें किया जाता है। यानी कि बच्चा सीख रहा है, सीखते समय वो चीज़ों को देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लिख भी रहा है, महसूस भी कर रहा है। ठीक है, ये बहुसंवेदी उपागम जहाँ पे हम अपनी एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जैसे आपकी दृश्य श्रव्य साधन, यानी कि आप सामने जो चीज़ देख भी रहे हैं, उसको सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, ये आपका बहुसंवेदी उपागम हो गया। ये बाधक नहीं बनेगा, ना तो ये बाधक बनेगा। विद्यार्थियों को एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण कर देना, ग्रुपिंग कर देना, वो भी सेम एबिलिटी के स्टूडेंट्स के बेस पे, ये आपका बाधक बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि जब आप सेम एबिलिटी ग्रुपिंग कर देते हैं, समान योग्यता रखने वाले बालकों को अलग अलग बैठा देते हैं कि प्रतिभाशाली अलग बैठेंगे, एवरेज बच्चे अलग बैठेंगे, मंद बुद्धि अलग बैठेंगे। तो इससे क्या होता है कि अब जो प्रतिभाशाली हैं वो तो प्रतिभाशाली हैं ही, यदि आप उनके साथ एवरेज बच्चे को नहीं बैठाएंगे तो एवरेज बच्चा कैसे सीखेगा? वो तो सब अपने ग्रुप के हिसाब से ही सीखेगा। मंद बुद्धि वाला आपने अलग बैठा दिए तो मंद बुद्धि वाला वो फिर मंद बुद्धि के साथ ही बैठा है, तो उसमें कहाँ से बेहतर हो जाएगा? तो ये काम हम नहीं करेंगे, है ना। जो कमजोर बच्चा है उसको अच्छे बच्चे के साथ बैठाना चाहिए ताकि जो कमजोर बच्चा है वो उससे सीखे। ठीक है, तो एक समान योग्यता
के आधार पर समूहीकरण हमें नहीं करना है, यही बाधक बन सकता है। अध्यापक के द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अधिगम के लिए बहुत बेहतर है। रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय विधियां क्या होती हैं सर? देखिए, रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का मतलब है जैसे बच्चा खोज करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे, समस्या समाधान करना सीखे, है ना, और प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग जो होती है ना, चर्चा हो, ग्रुप डिस्कसिंग हो गया, चर्चा हो गया, है ना, ये सब चीजें रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां होती हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, विकास के क्षेत्र स्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विकास के क्षेत्र स्पष्ट तो हैं लेकिन उनका एक दूसरे से संबंध भी है। भाई, मानसिक विकास भी हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। यदि फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। यदि हम मेंटली तरीके से ठीक नहीं है तो फिजिकल पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, या अगर फिजिकली अच्छे नहीं है तो मेंटल पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उनका आपस में संबंध है। ठीक है, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत नहीं है, अलग अलग हैं। मनोवैज्ञानिक जो है विकास को लेकर के अलग अलग बात कहते हैं, विकास के विषय में एकमत नहीं है। ये कह रहा है एकमत है, ये तो हट गया। ठीक है, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ये बात सही है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो उनके सोशल एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है कि किस प्रकार के समाज में बच्चे रह रहे हैं। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो सभी बच्चों के लिए निर्बाध यानी कि डेवलपमेंट इज अ स्मूथ एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर ऑल चिल्ड्रन नहीं, निर्बाध का मतलब होता है निरंतर एक गति से चलना, जबकि विकास जो है वह कभी धीमा तो कभी तेज होता रहता है। ठीक है, निरंतर तो चलता है लेकिन कभी तेज, कभी धीमा, कभी स्लो हो जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से भी प्रभावित होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो हम क्लास लाएंगे वो थ्योरी की क्लास होगी, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को थ्योरी में पहले पढ़ लेंगे, बीच बीच में क्वेश्चंस कराते रहेंगे। अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? देखिए, दोस्तों के साथ दौड़ना, हमने पिछली क्लास में ये जो गतिक कौशल हैं इनके बारे में पढ़ाया था। दोस्तों के साथ दौड़ना, एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर खरगोश की तरह फुदकना। तो ये जो गतिक कौशल हैं इनके बारे में थोड़ा पहले पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, दो स्किल्स होती हैं, एक होती है आपकी फाइन मोटर स्किल, दूसरी ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल जो है वे क्षमताएं हैं जिनमें हाथों, उंगलियों और कलाई की छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, जिस काम में शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है वो फाइन मोटर स्किल्स कहलाती हैं। जैसे लिखने के लिए आप सिर्फ 2 उंगली और 1 अंगूठा का प्रयोग करके लिखते हैं बहुत धीमे धीमे हिसाब से, तो छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। बटन लगा रहे हैं, मोती पिरोने का काम हो गया, काटने का काम हो गया, चम्मच से खाना, ये सब क्या हैं? ये फाइन मोटर स्किल्स के उदाहरण हैं। दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, स्थूल मोटर कौशल। ये वो क्षमताएं होती हैं जिनमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों जैसे हाथ, पैर, पीठ आदि का प्रयोग होता है। यानी कि जहाँ पे शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो वो ग्रॉस मोटर स्किल कहलाती है, जहाँ पे छोटी मांसपेशियों का यूज हो वो फाइन मोटर स्किल्स। अच्छा, ग्रॉस मोटर स्किल में जैसे दौड़ने के लिए आप इसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, कूदने में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, गेंद फेंकना या पकड़ना या साइकिल चलाना, ये सब क्या हैं? ये ग्रॉस मोटर स्किल्स के उदाहरण हैं। अब आप समझ गए दोनों चीज़ों को? नहीं पता हो तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख करके रख लो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी कि हमसे ये फाइन मोटर का उदाहरण पूछ रहा है। तो फाइन मोटर में हमारा क्या आता है? लिखना, बटन लगाना, मोती पिरोना, धागे में मोती पिरोना। ये क्या हो गया सर?
ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हो गया। दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, खरगोश की तरह फुदकना, इसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स के उदाहरण हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, समझिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या कौन सा गुण पूरी तरीके से आनुवंशिक होता है। देखिए, आनुवंशिक वो चीज़ें होती हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से जो है गॉड गिफ्टेड होती हैं, अपने पेरेंट्स से मिलती हैं हमको, ठीक है। आँखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। देखिए, इसमें जो पूरी तरीके से आनुवंशिक है वो है हमारी आँखों का रंग। जैसा हमारे पेरेंट्स का आँखों का रंग होता है उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, वैसे ही हमारी आँखों का रंग होता है। ये किसी भी एटमॉस्फेयर के तरीके से या आगे चल कर के बदलता नहीं है, तो ये पूर्णतः आनुवंशिक है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी आपकी बुद्धि भी डेवलप होती है, आपका नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब समाज के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। समाज के अकॉर्डिंग हम मोरलिटी सीखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सोशल स्किल्स सीखते हैं, तो ये सब बाद में हम अर्जित करते हैं। जबकि आँखों का रंग हमारा क्या होता है, ये आनुवंशिक होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है, देखिए बड़ा प्यारा प्रश्न है। कहता है विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नए नियम सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है, और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं कि बालक जो यहाँ पे व्यवहार सिखाया जा रहा है, जो नियम सिखाए जा रहे हैं, बच्चे उसके हिसाब से काम करें। विद्यालय समाजीकरण की कैसी प्रक्रिया है, तो विद्यालय समाजीकरण की द्वितीय प्रक्रिया है, सेकेंडरी प्रक्रिया है। प्राथमिक में हमारा घर परिवार आ जाता है, घर परिवार ये किस में आ जाते हैं, प्राथमिक में आ जाते हैं। समाजीकरण का मतलब क्या होता है, समाजीकरण का मतलब होता है, समाजीकरण वो प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति और समाज के बीच एक इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, और व्यक्ति समाज के रहन सहन, समाज का खान पान, भाषा, आचरण, रीति रिवाज को सीखता है, वही तो समाजीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विद्यालय है वह समाजीकरण की द्वितीय प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का क्वेश्चन है। कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, यानी कि किस स्तर पर आकर के बच्चा गुड गर्ल, गुड बॉय बनने की इच्छा रखता है, तो वह हमारा कन्वेंशनल लेवल है, पारंपरिक स्तर है। कैसे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने नैतिक विकास का समझाया, हिंज की स्टोरी थी जिसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताए हैं, 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहाँ पे बच्चा गुड गर्ल, गुड बॉय बनने की इच्छा रखता है, तो वो है हमारा लौकिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। इस अवस्था को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली है प्रशंसा की अवस्था, बच्चा जो है काम करता है प्रेज पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए। इस अवस्था में बालक वही काम करता है जिसका परिणाम उसे प्रशंसा प्रदान करता है कि मैं ये काम करूँगा तो मेरी पीठ थपथपा दी जाएगी, मेरी अच्छा यानी कि मेरी प्रशंसा होगी, और उसके कार्यों को समाज के लोग पसंद करेंगे, अप्रूव करेंगे। इस अवस्था तक उसे प्रशंसा और निंदा का अर्थ समझ में आ जाता है। बच्चा जैसे यहाँ पे नंबर लाएगा उसको ट्रॉफी मिलेगी, है ना, उसको सम्मान मिलेगा, इसलिए बच्चा यहाँ पे मेहनत करता है। समाज के प्रति सम्मान की अवस्था होती है यहाँ पे। इस अवस्था में बालक सामाजिक रीति रिवाज, समाज के मूल्य, आदर्श, नियम, प्रथाओं और लौकिक क्रियाओं से अवगत हो जाता है। इनके प्रति उसका विश्वास और आस्था अटूट हो जाती है, उसमें कर्तव्य की भावना का विकास हो जाता है। तो वो समझने लगता है कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम अच्छा नहीं है। बालक यहाँ पर आकर के बच्चों में क्या होता है कि एक दूसरे का सम्मान करने की भावना आ जाती है और दूसरे से भी रिस्पेक्ट पाने की इच्छा बच्चे की होती है, और इसी स्टेज में आकर के बच्चा गुड गर्ल, गुड बॉय बनने की इच्छा भी रखता है। तो वो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 3 स्तर कौन कौन से हैं, एक तो पूर्व पारंपरिक स्तर है, दूसरा पारंपरिक स्तर है, तीसरा क्या है, उत्तम परंपरागत स्तर है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि सीता का साइकिल चलाने से पहले अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। यानी कि जो सीता है वो पहले साइकिल चला लेती थी, अब स्कूटर चलाएगी तो साइकिल चलाने का जो उसका एक्सपीरियंस रहा है अब वो उसमें बदलाव करेगी। इसको क्या कहेंगे, इसको अकोमोडेशन कहेंगे, इसको समायोजन कहेंगे। जब हम अपने स्कीमा में कुछ चेंजेस करते हैं, परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ बदलाव लाते हैं तो वो अकोमोडेशन कहलाता है, और ये पियाजे के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए पियाजे की थ्योरी में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं, जैसे अनुकूलन हो गया। अनुकूलन में दो उप प्रक्रियाएं भी आती हैं, एक आता है आपका आत्मसातकरण, दूसरा आता है समायोजन। ये थ्योरी हम आपको अलग से पढ़ा देंगे, आज हम आपको अकोमोडेशन समझा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे समायोजन यानी कि अकोमोडेशन कहने का मतलब पूर्व अनुभव में आपने परिवर्तन किया। यानी कि सीता जो है वो पहले साइकिल चला लेती है, उसको साइकिल चलाना आता है, लेकिन अब वो स्कूटर चलाएगी तो उसमें कुछ बदलाव करेगी, है ना। तो पूर्व अनुभव में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही तो समायोजन कहलाता है, तो उसको हम इंग्लिश में अकोमोडेशन कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको अच्छे से थ्योरी आती होगी, आपने सभी सिद्धांत पढ़े होंगे। प्रश्न कहता है किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। कहाँ पे आकर के, तो देखिए आपको पता है कि पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक तो उन्होंने संवेदी पेशी अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष होती है, फिर उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष होती है। तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आकर के, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 वर्ष तक की, यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट तेजी से होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चा 2 से 7 वर्ष का हो रहा होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा कौशल तेजी से हो रहा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है प्रश्न कि कहता है डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगिक गुट बनाते हैं। एक अध्यापिका है और 2-4 विद्यार्थी हैं, एक सहयोगिक गुट बनाते हैं और एक एक करके जो लेखांश है, जो पैराग्राफ है, जो कंटेंट है, उस पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। किस में ऐसा होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग में ऐसा होता है, स्कैफोल्डिंग में ऐसा होता है, डिस्कवरी लर्निंग में ऐसा होता है, या फिर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है। देखिए ये जो यहाँ पे लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, ऐसा अन्योन्य शिक्षण में होता है, ऐसा रेसिप्रोकल टीचिंग में होता है। किस में होता है सर, रेसिप्रोकल टीचिंग में ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, आइए इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने समझ लिया। यहाँ पे अन्योन्य शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग एक सहयोगी शिक्षण रणनीति है, ठीक है। एक सहयोगी शिक्षण रणनीति है जिसमें शिक्षक छात्र मिलकर के काम करते हैं, जो छात्रों को पाठ्य सामग्री को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इस मेथड में छात्र शिक्षक की भूमिका निभाते हुए, जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो रोल करता है टीचर का, ठीक है। एज अ टीचर पाठ के बारे में भविष्यवाणी, स्पष्टीकरण, प्रश्न पूछना और सारांश बनाना जैसे कामों को करते हैं, ठीक है। भविष्यवाणी कैसे, पूर्वानुमान जिसको कहते हैं, प्रेडिक्टिंग कहते हैं। छात्र पाठ के बारे में अनुमान लगाते हैं कि क्या होने वाला है। पाठ का शीर्षक, चित्र या परिचित कॉन्सेप्ट के बेस पे बालक क्या करता है, यहाँ पे अनुमान लगाता है कि इस पाठ में अब क्या होने वाला है। जैसे अगर कोई जैसे उदाहरण की बात करें कि जैसे बालक कहे कि शायद ये लेख जो है जंगलों के महत्व पर आधारित हो, बच्चे ने उसका टाइटल देखा, उसमें इमेजेस देखी, तो बच्चे ने क्या कहा, हो सकता है ये जो चैप्टर है वो जंगलों का जो इम्पोर्टेंस है उस पर बेस्ड हो, ये उसने अनुमान लगा लिया, ठीक है। फिर इसमें क्या करता है बच्चा, क्लैरिफाई करता है। छात्र पाठ में मुश्किल जो शब्द होते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको क्लियर करता है।
और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो कठिन शब्द हैं उनको क्लियर करो, है ना। जैसे कोई शब्द समझ में नहीं आया तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, वो उसको क्लियर कर लेते हैं। फिर आता है क्वेश्चनिंग। देखिए ये इसकी 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूर्वानुमान लगाना, स्पष्टीकरण, प्रश्न पूछना, सारांश बनाना, तो इनको ध्यान रखिएगा। फिर आता है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना यानी कि छात्र पाठ के बारे में प्रश्न पूछते हैं जो मुख्य विचारों, विवरणों या निष्कर्षों से संबंधित हो सकते हैं। यानी कि जब हम चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो हम चैप्टर की गहराई तक पहुंच जाते हैं, चैप्टर हमको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है ना। फिर उसका एक समरी निकालना, पूरा चैप्टर पढ़ लिया फिर हम लोग उसका सारांश निकालते थे, सारांश जो बहुत शॉर्ट तरीके से, है ना। छात्र पाठ के मुख्य विचारों को अपने शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं जिससे समझ उनकी मजबूत हो जाती है। तो ये होता है अन्योन्य शिक्षण, जिसमें अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं, फिर एक एक करके जो भी कंटेंट है उस पर संवाद करते हैं, तो वो अन्योन्य शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्योन्य शिक्षण कहलाता है। इसमें 4 बहुत ही प्रमुख रणनीतियां होती हैं, वो हैं पूर्वानुमान, स्पष्टीकरण, प्रश्न पूछना और सारांश। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने होगा। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेवाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं उनके लिए? अनुदेशनात्मक पाठ, रीइंफोर्समेंट, सौम्यधारण, संतुलन या फिर अभिक्रमित शिक्षण। तो यहाँ पे अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें तो उन्होंने अनुदेशनात्मक पाठ यानी कि इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग को महत्व दिया है। स्कैफोल्डिंग का मतलब जहाँ पे हम पाठ या ढांचा या फिर जब बच्चे को किसी वयस्क पुरुष द्वारा या बच्चे से जो ज़्यादा समझदार है उसके द्वारा जब बच्चे को हेल्प की जाती है तो वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। मान लीजिए बच्चा होमवर्क कर रहा है और वो कहीं पे फंस गया तो उसके घर में पेरेंट्स के माध्यम से जो हेल्प दी जाती है वही तो स्कैफोल्डिंग है। छोटे छोटे बच्चे घर में पढ़ करके आते हैं तो हम लोग उसको होमवर्क कराते हैं, है ना। पहले कहते हैं बच्चे को, जब बच्चा होमवर्क कर रहा होता है तो उसको हम जहाँ पे फंसता है हेल्प कर देते हैं। यही तो अनुदेशनात्मक पाठ है, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन 100% आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। इग्नोर निगेटिव वर्ड है, कॉपी में तुरंत लिख लो। जिस शब्द में यदि क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव पूछ रहा है तो हमें आंसर भी पॉजिटिव ही देना है ना। कौन सा कथन सही नहीं है, अगर नहीं पूछ रहा होता तब हम इसके साथ जाते क्योंकि ये निगेटिव शब्द है। इग्नोर्ड क्या है? निगेटिव शब्द। इस शब्द की वजह से सेंटेंस कट गया। फिर कहता है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? शुड बी नो प्लेस फॉर डेमोक्रेसी, होना चाहिए, ये भी कट गया ऑप्शन। विद्यार्थियों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, हम बच्चे को हमेशा क्या करेंगे? इनकरेज करेंगे। हम बच्चे को डिस्करेज कभी नहीं करेंगे, इनकरेज करेंगे, है ना, ताकि बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तकनीक सीखे, स्किल सीखे, प्रोत्साहित हो, है ना। कक्षा मुख्यतः पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। नहीं, कक्षा कभी भी पाठ्यपुस्तक बुक सेंटर्ड नहीं होगी। जो कक्षा होगी वह चाइल्ड सेंटर्ड होगी। ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझ करके प्रतिक्रिया देने की जो योग्यता है उसको किस नाम से जाना जाता है? हाँ, यहाँ पे हम दूसरे व्यक्ति की प्रवृत्ति को समझेंगे तब हम प्रतिक्रिया देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, एक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव, भावना, इरादे को समझ करके प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है उसको हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। जैसे जो करियर परामर्शदाता होते हैं ये आपके भाव को समझ लेते हैं, आपका इरादा क्या है, आपकी मनोदशा क्या है, आप चाहते क्या हो, उसके हिसाब से ये आपको परामर्श देते हैं। जो व्यापारी होते हैं, विक्रेता, है ना, आप कपड़े की दुकान पे जाओ तो वो
कस्टमर को पहचान लेता है कि कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर किस चीज कैसी चीज पसंद करेगा, है ना, वो आपके भाव को देख करके चीजें दिखाता है आपको। नेता जो होते हैं जैसी पब्लिक वैसा भाषण देकर के चले आते हैं। इनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरों को समझने की क्षमता अच्छी होती है। तो यहाँ पे दूसरों को समझने की क्षमता हमसे पूछ रहा है, दूसरे किसी अन्य व्यक्ति की, इसको क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरव्यक्तिक बुद्धि। क्या कहेंगे इसको अंतरव्यक्तिक बुद्धि कहेंगे। दूसरा है अंतःव्यक्तिक। अंतःव्यक्तिक का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपने उद्देश्य और अपनी इच्छाओं के बारे में जागरूक होते हैं, उनके अंदर अंतःव्यक्तिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे स्वयं की शक्ति, मेरी क्षमता कितनी है, मेरी कमजोरी क्या है, मेरी वीकनेस है ना, अपनी कमजोरी को पहचानना, स्वयं के साथ तर्क वितर्क करना, ये क्या है, अपने आप को जान लेना। जो व्यक्ति अपने आप को अच्छे से जानता है कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, किस चीज में खराब हूं, किस चीज पर मेरी पकड़ अच्छी है, किस चीज को मैं समझ सकता हूं, वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि लड़के की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया। ये वाक्य सीधी सी बात है, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़की की तरह न रो यार, तुम तो लड़के हो। अरे क्यों ना रोएं? क्या लड़कों के अंदर दिल नहीं होता है ना, इमोशंस नहीं होते उनके अंदर, है ना, और तुम उसको भेदभाव कर रहे हो, है ना। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि देखिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको अभी समझाएंगे हम। कहता है विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए, है ना, कि भाई हमको इंद्रधनुष के रंगों का सीक्वेंस याद नहीं रहता, तो उसके लिए हमने बच्चों को विबग्योर याद करवा देते हैं। ठीक है, प्रियंका जो है वो बैनी आहा पीना ला करके रंगों के क्रम, इसको समझिए कि प्रियंका ने विबग्योर सीक्वेंस को स्मरण करने के लिए इस्तेमाल की गई ये जो योजना है वो क्या कहलाती है। कि आपने बच्चों से कहा कि देखिए, अगर आपको इंद्रधनुष के रंगों का सीक्वेंस याद नहीं हो रहा है तो विबग्योर याद कर लो। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, रेड करके याद कर लो। तो ये योजना क्या कहलाती है? इस योजना को हम क्या कहते हैं? इसको नेमोनिक्स कहते हैं, इसको स्मरणोपकारी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन फिर से पूछेगा आपसे एग्जाम में। इसको क्या कहते हैं सर? इसको नेमोनिक्स कहते हैं। जब हम किसी बड़ी चीज़ को याद रखने के लिए उसके लिए छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करें, छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करें, या कोई इमेज उसके प्रति हम बना लें, इसको नेमोनिक्स कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे समझिए चीज़ों को और अच्छे से। स्मरणोपकारी तकनीकें वो उपाय हैं जो कठिन तथ्य, कोई कठिन चीज़ है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम याद कर लेते हैं, उसके लिए कोई शॉर्ट तरीका अपना लेते हैं, या जानकारी को किसी विशेष क्रम में, यानी कि किसी विशेष सीक्वेंस में जब हम उसको लगा लेते हैं, कहानी के माध्यम से उसको याद कर लेते हैं, कोई शॉर्ट वाक्य या फिर किसी चित्र के माध्यम से जब हम याद करने योग्य उसको बना लेते हैं, उसको स्मरणोपकारी तकनीक कहते हैं। जैसे विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड करके हमने विबग्योर याद कर लिया। या जब हम लोग मैथ्स पढ़ते थे ना, छोटे थे, तो स्कूल में हमको बॉडमैश याद कराया जाता था। ठीक है, बॉडमैश याद कराया जाता था कि बॉडमैश मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बेटा ये याद रखना, इसी के बेस पे हम लोग क्या करते थे, पहले ब्रैकेट हटाते थे, ऑफ हटाते थे, फिर डिवीजन हटा दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन हटा दिया, एडिशन हटा दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो है इसी को तो नेमोनिक्स कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी याद करते थे, बापू ऑफ डेली मेड अ सैंडविच। ठीक है, जैसे अगर हमें सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका हमको क्या बताया गया था? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये सेंटेंस हमको याद करा दिया जाता था और हम फिर सबका फर्स्ट लेटर निकाल करके याद कर लेते थे कि बेटा M फॉर मरकरी, E फॉर V फॉर वेनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। ठीक है, ये क्या है सर? ये जो आपने शॉर्ट लाइन इसके लिए बना दी, इन सभी ग्रहों को एक सीक्वेंस में याद रखने के लिए जो आपने ये बना दिया ना सेंटेंस, इसी को तो नेमोनिक्स कहते हैं। आई बात समझ में? वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? हमको इसमें सही देखना है कि सही कौन सा है। देखिए,
क्रिएटिविटी जिसके अंदर होगी उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, अभिसारी सोच नहीं, अपसारी सोच होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्योंकि डाइवर्जेंट का मतलब है कि आप एक प्रश्न के कई सारे सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हो, निकालते भी हो, एक प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करने का प्रयास करते हो। तो सृजनात्मकता के साथ कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। लेखन वैकल्प विषय पढ़ने में कठिनाई होती, डिसलेक्सिया, ये सही मिलान है। इसमें कौन सा मिलान सही है? डिसलेक्सिया जिसको होता है उसको शब्दों को पढ़ने में, पहचानने में वो कंफ्यूज रहता है। गॉड को डॉग पढ़ देगा, डी को बी पढ़ देगा, बी को डी पढ़ देगा, है ना, इस तरीके से। बौद्धिक स्तर एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण नहीं है, क्योंकि जो हमारा बौद्धिक स्तर होता है उसमें वो स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण नहीं है, हटा दो। समावेश विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा नहीं, समावेशी शिक्षा तो सामान्य विद्यालयों में दी जाती है, विशिष्ट विद्यालयों में नहीं दी जाती, इसलिए ये भी कट जाएगा। ऑप्शन हमारा इसमें भी राइट हो जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला लीजिए, कहता है, प्यारा प्रश्न, कहता है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारण करने के लिए इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से और डैश की ओर तरफ बढ़े। यदि आप पाठ्यक्रम बना रहे हो, पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हो, तो ऐसा बनाओ जो कैसे चले, जो मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना। मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब क्या है? अगर हम बच्चों को गिनती सिखा रहे हैं तो पहले हम पेंसिलों के माध्यम से, बेटा ये एक पेंसिल है, फिर हमने उसके हाथ में दूसरी पेंसिल पकड़ा दी, बेटा ये 2 पेंसिल हो गई, फिर हमने तीसरी पकड़ा दी, फिर हमने उसको ब्लैक बोर्ड पे 1+1 करके सिखाया, फिर हम उसको ओरली 1+1 सिखा रहे हैं। तो ये हम मूर्त से अमूर्त की ओर चले गए। हमें स्थानीय से वैश्विक की तरफ जाना चाहिए। जो लोकल चीज़ें हैं हमें पहले बच्चे को वो बतानी चाहिए, वहाँ से सिखाना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बाजार पढ़ा रहे हैं तो पहले जो घर के पास दुकानें हैं पहले उनके बारे में सिखाओ, फिर पड़ोस में हफ्ते में लगने वाली बाजार के बारे में सिखाओ, फिर पड़ोस में कोई शहर हो वहाँ की बाजार के बारे में बताओ, फिर वैश्विक स्तर पर जाएंगे। तो ये होता है मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक की तरफ जाना। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि एक अध्यापक पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? इसको पता है क्या कहा जाता है? इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको समझ लीजिए, कंस्ट्रक्टिविज्म को समझिए क्या होता है। ये देखिए, टीचर जो है पहले बच्चे को कलम, चीता, पानी इनके अर्थपूर्ण शब्दों को समझने के लिए कहता है। इसका मतलब है कि जो टीचर है पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान को समझना चाहता है कि पहले इसको पहले से ज्ञान कितना है, उसी के बेस पे वो नया ज्ञान देना चाहता है। समझिए, संरचनावाद सिद्धांत विद्यार्थियों में ऐसी समझ और ज्ञान का निर्माण करता है जो पहले से जानते हैं। क्योंकि भाई बच्चा आपके क्लास में कोरा कागज़ तो आया नहीं है, वो अपने साथ अपना पुराना एक्सपीरियंस लेकर के आया है, अपने घर परिवार गांव का एक्सपीरियंस लेकर के आया है वो, है ना। तो पहले से वो चीज़ों को कुछ ना कुछ जानता है। अर्थात पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ इंटीग्रेट करना, पहले से प्राप्त ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, यही आपका संरचनावाद है। इसमें विद्यालय में प्रवेश करने से पहले के प्राप्त ज्ञान शामिल हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान की रचना होती है, ना कि ज्ञान अर्जित किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है? ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता है। संरचनावाद के अनुसार कहा गया है कि विद्यार्थी इसमें ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन स्वयं करते हैं, खुद करते हैं, है ना। वे जो कुछ नया सीखते हैं उसे अपने पहले से प्राप्त ज्ञान से जोड़ करके समझते हैं। यही संरचनावाद है। ध्यान दीजिएगा, जो नया सीखते हैं उसको अपने पहले के ज्ञान से जोड़ लेते हैं। इसका मतलब है कि नया ज्ञान कहीं बाहर से जैसा का तैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि विद्यार्थी खुद उसे अपने अनुभव और पहले के ज्ञान के आधार पर बना लेते हैं। इसलिए ज्ञान अर्जन नहीं होता बल्कि ज्ञान का निर्माण होता है। तो प्रश्न जो हमारा कह रहा था कि जो टीचर है बच्चे को पहले चीता, कलम, पानी ये सब चीज़ें तो पहले से वो कुछ ना कुछ जान करके आया है, इसी के बेस पे अब वो नया ज्ञान देना चाह रहा है। इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
कहता है एक छात्रा ये मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी। उसने पहले ही तय कर लिया कि वो परीक्षा में पास नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती, मेरी परफॉर्मेंस कभी अच्छी हो भी नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का ये जो विश्वास है कि ना तो मैं पास हो पाऊंगी, ना मैं कभी अपने आप को सुधार पाऊंगी, इस सब्जेक्ट में अपने आप को अच्छा कर पाऊंगी, उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। छात्रा के अभिप्रेरण में वृद्धि नहीं, तो डिमोटिवेट हो रही है, कह रही है ना कि मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगी, कभी मेरा जो प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, तो ये तो उसको डिमोटिवेट कर रहा है। छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल रहा है भाई, निगेटिव डाल रहा है। छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। ये बात सही है, उसे ये चीज़ क्या करती है, अधिगम असहायपन, लर्नेड हेल्पलेसनेस उसको फील हो रहा है। ठीक है, छात्रा को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक नहीं, तनाव मुक्त नहीं, और ज़्यादा तनाव में वो आ रही है कि उसके अंदर चीज़ें बैठी हैं ना कि मैं ना तो पास हो पाऊंगी, नहीं मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, ना मैं अपने परफॉर्मेंस को अच्छी कर पाऊंगी, ये तनाव दे रहा है। यहाँ पे वो अधिगम असहायपन फील कर रही है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन आर इंडिकेटिव ऑफ, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियाँ क्या दर्शाती हैं। बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या सिखाती हैं कि बच्चे निम्न बुद्धि के हैं। ऐसा तो नहीं कि जो गलती कर रहा है वो पुअर इंटेलिजेंस हो, भाई जो बहुत टैलेंटेड हैं वो भी तो गलती करते हैं, इसको हटा दो। क्या जो गलती करते हैं उनकी एबिलिटी लो होती है, क्षमता कम होती है, ऐसा भी नहीं, गलती तो कोई भी करता है। उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता होती है, ऐसा भी नहीं है। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होती है। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है, कैसे? देखिए, बच्चे जो है ना ये सक्रिय रूप से सीखते हैं, एक्टिव होकर के सीखते हैं और ये अपनी समझ खुद बनाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, बच्चे जो हैं ये तर्क और क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर सोचते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट यानी वो अपनी धारणा और जो उन्होंने देखा, खुद अनुभव किया, इसी के बेस पे वो चीज़ों को समझते हैं। जबकि जो वयस्क हैं उनमें थिंकिंग की क्षमता ज़्यादा परिपक्व होती है, मजबूत होती है। वे किसी भी प्रकार की समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम होते हैं। ये अपने जो वयस्क होते हैं ये अपने सामने आने वाली समस्या का समाधान किसी भी आधार पर करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए जो बच्चे होते हैं बेचारे वो गलती करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखा, जो अनुभव किया, उसी के बेस पे वो अपनी सोच बना रहे हैं, उसी के बेस पे वो गलती कर रहे हैं। और वयस्क किसी भी प्रॉब्लम को अपने आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये गुणात्मक रूप से अलग है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विविध पृष्ठभूमियों का मतलब है कि बच्चे अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, सभ्यता, संस्कृति से आपके यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वाले होते हैं, अलग अलग सभ्यता के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट है ये नेगेटिव है। मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, नहीं, नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को हम मजबूत नहीं करेंगे, ये भी नेगेटिव हो गया। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। क्या टालने से कभी कोई काम हल हुआ है? नहीं। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये बात सही है, क्योंकि बच्चे भी तो विविध पृष्ठभूमियों से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, तो हमें अलग अलग जगह के अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग तरह के उदाहरण भी लेने चाहिए, है ना। जैसे हमारे भारत में मान लीजिए हिंदू का बच्चा भी आपके क्लास में है और मुस्लिम का भी बच्चा है, तो आप ये कहें कि हमारे भारत में होली का त्यौहार भी होता है और ईद भी मनाई जाती है। तो ईद हमने मुसलमानों के लिए प्रयोग किया, होली हमने हिंदुओं के लिए प्रयोग किया। और हमारे यहाँ जो ऐसे जो सरदारों के त्यौहार हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आप डिस्कस करें। इससे क्या होगा, बच्चे त्योहारों के बारे में समझेंगे। अगर मान लीजिए मुस्लिम बच्चे भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं
और आप सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं या आप उदाहरण के तौर पर सिर्फ हिंदू के त्योहारों को उदाहरण में ले रहे हैं, तो जो मुस्लिम का बच्चा है उसको शायद वो चीज़ें समझ में ना आए, है ना। तो आप सभी प्रकार के धर्मों के उदाहरण लीजिए, या जो जैसा भी टॉपिक है उसके बेस पे आप उदाहरण लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। जो अधिगम कठिनाई से जूझ रहा है उसके लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। ये काम तो करना चाहिए कि हम एक एक बच्चे के हिसाब से हम लेसन प्लान बनाएं। जो बच्चा जैसा है, जैसी समझ रखता है, जैसे उसकी समझने की क्षमता है, उसके हिसाब से आप लेसन प्लान बनाइए। ये तो हम करेंगे। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं, रिजिड नेगेटिव वर्ड है, हम ये तो नहीं करेंगे। हम ये काम नहीं करेंगे, और हमसे यही तो पूछ रहा है कि क्या नहीं करेंगे। हम ये काम नहीं करेंगे कभी, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाता है। बाकी देख लो। क्या आप दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ताकि बच्चे को हम सामने चीजें दिखा भी पाएं, पढ़ा भी पाएं। क्या आप संरचनात्मक शिक्षण शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। हम रिजिड जो है नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव की तरफ तभी जाएंगे जब प्रश्न हमारा नेगेटिव होगा। तो ये हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संरचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कैसे पहचानेंगे कि बच्चा क्रिएटिव है? उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी होगी? नहीं। इन अटेंटिवनेस होगी, असावधानी होगी, या लो कॉम्प्रिहेंशन होगा, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। मैंने पहला ही प्रश्न आपको समझाया था कि जो सृजनात्मकता है, जो सृजनात्मक बालक होगा उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। वो एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेगा। 24 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि निम्न में से टीचिंग लर्निंग का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? देखिए, बिना विश्लेषण के अवलोकन, ये तो बहुत कोई प्रभावशाली माध्यम नहीं हो गया कि बिना विश्लेषण के ही अवलोकन कर रहे हैं। अरे विश्लेषण तो हम करेंगे, तभी तो विश्लेषण करने से हम उसके गुण, अवगुण, कारण सब चीज़ों का पता लगा पाएंगे। नकल को दोहराना अध्यापन अधिगम का प्रभावशाली माध्यम नहीं है कि आप इमिटेशन और रिपीटेशन कर रहे हैं, ठीक है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, रोट लर्निंग पर कभी फोकस नहीं होगा। कॉन्सेप्ट्स के बीच में संबंध बनाएंगे। क्या करेंगे? जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बीच रिलेशन बनाएंगे और बच्चे को समझाएंगे, ताकि हमारी जो टीचिंग है वो बेस्ट हो जाए, है ना। अब जैसे ये हमने कह दिया कि कॉन्सेप्ट के बीच में संबंध बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जरा ये बताओ, कैसे बनाएंगे ये बताओ। अगर ये हम बताएं तो जैसे मान लीजिए हमें 2 टॉपिक पढ़ाने हैं, या मान लीजिए आज ये चैप्टर पढ़ाया है, कल हमें दूसरा पढ़ाना है। मान लीजिए आज हमने पढ़ाया चैप्टर प्रदूषण, आज हमने क्या पढ़ाया? प्रदूषण। कल हमको पढ़ाना है मानव स्वास्थ्य है। क्या पढ़ाना है? मानव स्वास्थ्य है। तो अब इन दोनों के बीच में इन दोनों टॉपिक को जोड़ के पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे वायु प्रदूषण से श्वास रोग होता है, मानव स्वास्थ्य पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो बच्चा इसको भी समझेगा, इसको भी समझेगा। जैसे हम कहें कि जल प्रदूषण से पाचन और त्वचा संबंधित बीमारियां फैलती हैं, या ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तनाव, सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट कर गई, दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में हमने संबंध बना लिया। इस तरीके से पढ़ाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में समझा रहे हैं, तो आप लास्ट में बता करके जाएंगे कि क्लास कैसे रही। एक टीचर को दिए गए किसी कार्यक्रम में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। जो काम हमने दिया उसमें छात्रों ने गलतियां की, क्यों की, कैसे की, किस टॉपिक में की, किस शब्द में ज़्यादा गलतियां की, इसका हमें विश्लेषण करना चाहिए। क्यों? ताकि इसके आधार पर वो ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर दे। ये सिग्रेशन और लेबलिंग, ये भी निगेटिव वर्ड है। एक कॉपी रखा करो, उसमें लिखते चला करो, निगेटिव पॉजिटिव। सेग्रेट क्या है? सेग्रेशन, सेग्रेट हो, सेग्रेशन हो, यानी कि अलग थलग करना निगेटिव है। हम इसकी तरफ कभी नहीं जाएंगे। केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर है। अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर है, नहीं। जो ओनली है, सोलली है, ये भी निगेटिव वर्ड है। दंड की व्यवस्था करेंगे, नहीं, ये भी निगेटिव है, हम ये भी नहीं करेंगे। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, क्योंकि हमें त्रुटियों की समझ होनी चाहिए। बच्चा गलती कर क्यों रहा है, किस चीज़ में कर रहा है,
कहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ करता है, कौन सी चीज़ को लेकर के ज़्यादा गलतियाँ करता है, तो हमें उसकी जड़ पता लग जाएगी। फिर वो चीज़ जब हम बच्चे को समझा देंगे तो गलतियाँ नहीं करेगा। तो ये समझ हमें बनानी है, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है कि अधिगम की अभिप्रेरणा बनी रहे, पढ़ने के लिए बच्चा मोटिवेट बना रहे। उसके लिए बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, जब आप बहुत आसान काम दे देंगे, इजी टास्क दे देंगे, तो बच्चा बोर नहीं हो जाएगा। रोट लर्निंग पर हम कभी फोकस नहीं करेंगे, दंड बच्चे को दे नहीं सकते। हम प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर के बच्चों के अंदर लर्निंग ऑफ मोटिवेशन बनाए रखेंगे। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर का मतलब है किसी विषय में महारत हासिल करने के लिए पढ़ना। जैसे अभी आप CDP इसलिए पढ़ो ताकि आपको महारत हासिल करनी है ना, इसलिए ना पढ़ो कि मेरे 30 में 25 आ जाएं, 30 में 28 आ जाएं, इसलिए पढ़ रहे हैं। नहीं, आप इसलिए पढ़ो CDP कि हमें इसमें महारत हासिल करनी है। अगर किसी को समझना है तो हम उसको ऐसा समझाएं कि उसके दिमाग में बैठ जाए, हमें एकदम इसका मास्टर बनना है, तो आप 30 में 30 ले आओगे, तो आप CTET में 30 में 30 ले आओगे। अगर इसलिए पढ़ोगे कि मैं 30 में 25 लाने हैं, तो 30 में आपके हो सकता है 22 ही आ पाएँ, या हो सकता है 26 आ जाए, लेकिन 30 में 30 तब आएंगे जब उसमें आप महारत हासिल करने के लिए पढ़ोगे, ठीक है। ये होता है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। शर्मिंदगी क्या है भाई, शर्मिंदगी से क्या होता है, शेम। देखिए, बच्चों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। नहीं, ये अधिगम पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है शर्मिंदगी, क्योंकि जो बच्चा शर्माता है ना, वो क्लास में चुपचाप बैठा रहेगा, टीचर से पूछेगा नहीं, प्रश्न पूछने पर अगर उसको आंसर आता भी होगा तब भी आंसर नहीं देगा, तो ये उसके लर्निंग पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, ठीक है। अभिप्रेरित करने के लिए तो प्रभावशाली नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है ये। देखिए, बच्चे के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। नहीं, शर्मिंदगी का क्या, शर्मिंदगी का भाव बच्चे के अंदर बार बार पैदा करना चाहिए? नहीं, हमको उसको हटाना चाहिए। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, संबंध है। जो शर्मिंदगी है ये इमोशन है, और इमोशन और कॉग्निशन दोनों रिलेट करते हैं, क्योंकि इमोशन का प्रभाव हमारे कॉग्निशन पर पड़ता है, हमारे संवेग का प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। अगर हम क्रोधित होंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, हम गलत काम कर बैठेंगे। यदि हम शर्मा रहे होंगे तो जो दिमाग में होगा वो भी भूल जाएंगे या तो बता नहीं पाएंगे, ठीक है। क्या शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? जी हाँ, शर्मिंदगी का हमारे दिमाग पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है भैया, ओके। अब मैं इसके बारे में, अच्छा आगे तो है नहीं, मैं इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहूँ आपको। जैसे आपको मैंने ये तो बता दिया कि शर्मिंदगी जो है इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शर्मिंदगी एक संवेग है, क्या है सर? शर्मिंदगी एक संवेग है, इमोशन है, ठीक है, जिसका प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। हम आपको बता दें, इजार्ड की बात करें, कौन है? इजार्ड हैं। इन्होंने 10 मूल संवेग बताए हैं, उसमें से एक शर्म भी है, ठीक है। जैसे हर्ष यानी खुशी, आश्चर्य, क्रोध और विरुचि। विरुचि का मतलब होता है जिस चीज़ में हमको रुचि नहीं होती वो विरुचि होता है, ठीक है। भय हो गया, भय क्या है? एक इमोशन है, डर है। अगर हमारे अंदर डर पैदा हो गया, हम डर रहे हैं, तब भी हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। और अपमान भी एक संवेग है, क्या है? इजार्ड ने कहा कि अपमान भी एक संवेग है। यदि हम अपमानित हुए हैं उस समय भी हम, हो सकता है, दिमाग से काम न लेकर के गलत काम कर बैठे, है ना। यदि हमारे अंदर शर्म है तो भी हो सकता है कि हम उस अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाएँ, है ना। तो ये 10 संवेग उन्होंने बताए हैं, जिसमें अपराध और अभिरुचि भी शामिल है। तो इनका, ये जितने भी संवेग हैं, इनका हमारे दिमाग पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगला प्रश्न लीजिए भाई, कहता है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या है? ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बात प्याजे ने कही है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। किसने कहा? प्याजे ने कहा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। आपको बताते चलें कि प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों का ये मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। प्याजे कहते हैं बच्चे तो नन्हे वैज्ञानिक हैं, है ना। इनके अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो सक्रिय, एक्टिव रह करके ज्ञान की खोज या रचना करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
ये कह रहा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, नहीं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, गलत बात। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, नहीं, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला देखिएगा, प्रश्न कहता है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो बार बार एफर्ट हम करते का है, बार बार हम परीक्षा देते का है ना। फर्क पड़ता है भाई, एफर्ट मारेंगे तो आगे बढ़ेंगे। असफलता अनियंत्रित है, नहीं, असफलता नियंत्रित है। योग्यता सुधारी जा सकती है, बिल्कुल, एबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड। योग्यता अटल है, अनचेंजेबल है, नहीं, चेंजेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि हमारी जो योग्यता है उसको हम सुधार सकते हैं। अधिगम के लिए ये धारणा सबसे बेस्ट है कि जो योग्यता है उसको हम सुधार सकते हैं। यदि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है तो हम उसको अर्जित कर सकते हैं, सीख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। कौन सी चीज़ है जो बच्चों के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगी। बार बार परीक्षा लेने से क्या बच्चे के अंदर संरचनात्मक समझ पैदा होगी, नहीं, बच्चा बोर होगा। इंक्वायरी और डायलॉग, अन्वेषण, खोज पर आधारित प्रोजेक्ट, जब बच्चा खोज करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, डायलॉग, संवाद, वाद विवाद, तर्क विधि में प्रयोग करेगा, वाद विवाद प्रतिक्रिया तर्क में तर्क वितर्क करेगा, तो बच्चे के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कंपटीशन नेगेटिव है, ये कभी भी बच्चे की बढ़ोतरी में सहायक नहीं होता। पाठ्यपुस्तक नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड होता तो हम मान लेते, इसलिए ये भी हट जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती कठिनाई? बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में ना हो, नहीं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, जब हम इंफॉर्मेशंस को अलग अलग टुकड़ों में प्रदान कर रहे हैं, कोई जानकारी है या कोई चैप्टर है उसको अलग अलग टुकड़ों में पढ़ा रहे हैं, आज हमने यहाँ की बात बता दी, कल वहाँ की बात बता दी, तो अलग अलग अगर करके पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के लिए बाधा क्रिएट होती है। बच्चा उनके बीच में रिलेशन नहीं बना पाता, टॉपिक्स के बीच में, है ना, तो वो उनको लंबे समय तक याद भी नहीं रख पाता। ये जो है सीखने में कठिनाई पैदा करता है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो गया। अगला प्रश्न कहता है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। यदि हमारी जो अराउजल है वो बिल्कुल मॉडरेट है, बिल्कुल संतुलित है, हमारे अंदर कोई भय नहीं है, तो हम लर्निंग बेहतर कर पाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। कोई अगर उत्तेजना नहीं होगी तो हम सीखेंगे भी नहीं। यदि हमारे अंदर अराउजल नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, अंदर से आंतरिक या इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा, तो भी हम नहीं सीख पाएंगे। बहुत हाई अराउजल होगा और अगर हमारे अंदर डर होगा तब भी हम नहीं सीख पाएंगे, है ना। उत्तेजना निम्न हो तब भी बहुत ज़्यादा हम नहीं सीखेंगे, या अगर भय बना है तब भी नहीं सीख पाएंगे। सीधी सी बात है, अराउजल मॉडरेट होना चाहिए, फियर नो होना चाहिए। ऑप्शन ए बेस्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे। देखिए हम एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक को समझाते हुए चल रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको क्लास पूरी समझ में आनी चाहिए। बच्चों के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या माना जा सकता है? हम सब एक दूसरे से अलग अलग क्यों हैं भाई? इसके पीछे क्या रीजन है बताओ? ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल गलत बात। दोनों का मिश्रण है हम, ठीक है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है हम, ओके, ये बात बिल्कुल ठीक है। केवल आनुवंशिकता होगी तब भी नहीं चलेगा, केवल एनवायरनमेंट होगा तब भी नहीं चलेगा। हम जो रिजल्ट हैं एक दूसरे के सामने, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक क्रिया है, जो इंटरप्ले है, उसी का रिजल्ट हैं। क्योंकि आनुवंशिकता का मतलब है कि गुण हम अपने पेरेंट्स से लेकर के आए हैं और उनका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो इस पर्यावरण के अकॉर्डिंग हुआ है। तो हम इन दोनों का रूप हैं। जैसे अच्छा मैं अगर आपसे कह दूं कि कोई एक पौधे का बीज डाल दो, कोई पौधे का बीज जमीन में डाल दो, तो वो जो बीज है ना, ये अपने अंदर उस पेड़ की, उस पौधे की सारी विशेषताएं अपने अंदर समाये हुए है, ये है ना। भाई इसके अंदर बड़े होने की भी क्वालिटी है ना, इसमें फूल भी आएगा, फल भी आएगा, फल पकेगा भी, सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन इसको इन्वायरमेंट सही मिले, इसको समय समय पर खाद मिले, पानी मिले, धूप भी मिले, बारिश भी मिले,
तब जाकर के इसके वो सारी जो ये गुण आनुवंशिकता के लेकर के आया है, जब इसको इसके अनुसार एटमॉस्फेयर मिलेगा, सही समय पर सब चीजें मिलेंगी, तब तो वो सारी चीजें डेवलप होंगी इसके अंदर, वही तो हमारे सामने निखर करके आएगा ना। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है हम पर, ठीक है। यदि बीज खराब है तो अगर बीज में कोई कमी है, या जिस फसल का ये बीज है अगर वो फसल खराब थी, बहुत कमजोर थी, तो बीज भी कमजोर होगा, है ना, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। दोनों का मिश्रण, दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि एक कार्य के दौरान एक कोई काम कर रही थी सायना, और वो काम करते करते वो खुद से बात कर रही है ना, कि वो काम को किस प्रकार आगे बढ़ा सकती है, कैसे करेगी, कैसे उसका काम हल होगा। लेव वायकोव्स्की की भाषा और चिंतन से संबंधित विचारों के अकॉर्डिंग इस प्रकार का जो व्यक्तिगत वाक्य है वो किसका संकेत है? वो स्वनियमन का संकेत है, वो सेल्फ रेगुलेशन का संकेत है, क्योंकि ये बच्चे के अंदर प्राइवेट स्पीच होती है, आंतरिक भाषण होता है, जिसके माध्यम से बच्चा अपने काम को खुद गाइड करता है, अपने काम को खुद निर्देशित करता है। इसको सेल्फ रेगुलेशन कहा गया है, ओके, स्वनियमन कहा गया है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो मूल्यांकन पद्धतियां हैं, क्या उनका लक्ष्य विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना होना चाहिए। बात तो हमको कहीं कहीं ठीक लग रही है ना, तो सही तो लग रहा है। बाकी पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ये तो फिर आप पुरस्कार पर डिपेंड कर दिए ना, ये तो गलत बात है। और विद्यार्थियों को नामांकित करना नहीं, मैंने कहा था लेबलिंग और सेग्रेगेशन ये दोनों निगेटिव वर्ड हैं। लेबलिंग और सेग्रेगेशन जहां मिल जाए इसको पहले ही हटा देना, ये ऑप्शन आपके हट जाएंगे। ना तो हम लेबल करेंगे, ना तो अलग थलग करेंगे, ना तो हम लेबल करेंगे बच्चों को, ना तो अलग थलग करेंगे, ये दोनों निगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम विद्यार्थियों की ज़रूरत को समझें, बच्चे को नीड किस चीज़ की है उसकी आवश्यकता को पहचानें। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को हल करने का तरीका सीखो। निगेटिव वर्ड यदि आप समझ लोगे तो पहले ही निगेटिव ऑप्शन को हटा दोगे, आपके लिए पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना आसान हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप प्रश्न का आंसर नहीं भी जानते हो और आपने सिर्फ निगेटिव वर्ड आपने ढूंढ लिए कि यार प्रश्न में कहीं पे नहीं लिखा नहीं है, इसका मतलब अगर हमको इसमें से निगेटिव मिलेंगे तो हम उसको हटा देंगे, तो प्रश्न आपके अपने आप हल हो जाएगा। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या है, क्यों है, कैसे हल करोगे, ये सब प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायकोव्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये जो योजना है ये क्या है? छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या बच्चों को अधिगम के लिए डिमोटिवेट करेगी, या फिर अधिगम के लिए पाठ या ढांचे का काम करेगी। जब टीचर ये देख रही है कि बच्चे संघर्ष कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो यहाँ पे टीचर जो है उनको वो थोड़ी हेल्प कर देती है, संकेत देती है कि देखो ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, इशारों में समझा रही है कि ऐसे नहीं ऐसे कर दो तो हो जाएगा, कुछ थोड़ी बहुत हेल्प दे रही है। तो ये क्या है? ये पाठ या ढांचे का काम करेगी। ये कॉन्सेप्ट दिया है वायकोव्स्की ने, कहते हैं कि जब बच्चों को वयस्कों के माध्यम से टेम्पररी हेल्प दी जाती है तो वो पाठ या ढांचा होता है और इससे बच्चा अपने काम को आसानी से कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की रचना के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए ताकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकें। ये ऑप्शन इसमें बेस्ट है, ठीक है। बाकी विद्यार्थियों को अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करना चाहिए, लेबल तो हम नहीं करेंगे। अध्यापकों को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार लचीले पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग होना चाहिए, भी ठीक है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव क्लासरूम की तो वो ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही है लेकिन ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करना चाहिए, बात ये भी ठीक है, लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में चले जाएंगे। चारों ऑप्शन ठीक थे, चारों सही थे, हमें बेस्ट ढूंढना था इसलिए हम ए के साथ में चले गए, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव
जो क्लासरूम है उसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, बाल केंद्रित कक्षा होती है वो, जिसमें विद्यार्थी एक्टिव रह करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। इसमें बालक अपने अनुभव, अन्वेषण, वाद विवाद और सक्रिय भागी द्वारा लर्निंग करता है। ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है, क्या कहता है प्रश्न? कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी काम को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? मैंने अभी पीछे आपको समझाया था कि ये चरण है हमारा कन्वेंशनल स्टेज होती है, जिसमें बच्चा गुड गर्ल गुड बॉय बन करके स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है, गुड गर्ल गुड बॉय बनना चाहता है। वो हमारी कन्वेंशनल स्टेज है। लॉरेंस कोहलबर्ग की पूरी थ्योरी हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगर हम समाजीकरण की बात करें, देखिए, समकक्षी समाजीकरण की द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। अगला प्रश्न है कि परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण की द्वितीय कारक है। नहीं, ये गलत है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बस यही राइट हो जाएगा कि जो विद्यालय है ये सोशलाइजेशन का द्वितीयक सेकेंडरी एजेंट है और परिवार जो है ये प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि प्राथमिक कारक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे कहता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, किस पर जोर देता है भाई? देखिए, अगर हम बात करें बहुबुद्धि सिद्धांत की, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था, 1983 में दिया था। ठीक है, और इनका मानना था कि बुद्धि का रूप एकात्मक ना होकर के बहुप्रकारी होता है, यानी कि बुद्धि की विभिन्न दशाएं होती हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक सामान्य योग्यता नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का एक मिश्रण है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। ये ऑप्शन इसमें बेस्ट है। इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक नहीं है बल्कि बुद्धि में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का ही मिश्रण है ये। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, देखिए, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें, देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज ये लगभग 2 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चों की संज्ञानात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जब बच्चा 2 से 7 साल का हो रहा होता है तो यहाँ पे बच्चे के अंदर सेंट्रेशन आ जाता है, केंद्रीकरण होता है, यानी बच्चा किसी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और बाकी महत्वपूर्ण पहलुओं की वो उपेक्षा करता है। मान लो जब बच्चा ये सोचता है कि लंबा गिलास ज़्यादा पानी रखता है, भले ही चौड़ा गिलास उसमें अधिक पानी रखता हो। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, कोई पीने वाली चीज़ दो, मान लीजिए चाय है, ठीक है, बच्चे को आप बड़े गिलास में चाय दे दो या बड़ी कप में चाय दो और कप खाली हो थोड़ी या आधी कप खाली हो, आप ये सोचकर कि ज़्यादा चाय हो जाएगी, आप बड़ी कप में चाय दे दो और कप आधी खाली हो, बच्चा नहीं लेगा, कहेगा मैं खाली, ये खाली हम नहीं लेंगे। और वही चाय कोई छोटी कप में डाल दो और कप पूरी ऊपर तक भर दो, बच्चा उसको तुरंत ले लेगा। भले ही उसमें पहले वाली कप से कम चाय आई हो लेकिन उसको ले लेगा, उसको लगता है ये कप भर गया पूरा, इसमें चाय ज़्यादा आ गई, तो वो ले लेता है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर ये चीज़ सेंट्रेशन आ जाता है, क्योंकि वो दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू होता है उसको हटा देता है, वो सिर्फ एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है कि चाय पूरी भरी होनी चाहिए, ज़्यादा पीनी है मुझे। यहाँ पे बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, अहम केंद्रिता। बच्चा ये मानता है कि दूसरे भी वही देखते हैं और सोचते हैं जो वो खुद देखता है, खुद सोचता है। यहाँ पे बच्चे के अंदर जीवित सोच यानी निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित समझता है बच्चा, है ना। जैसे बच्चे को अगर टेबल से चोट लग गई है तो अब बच्चे से पूछो क्या हो गया, बच्चा कहेगा इसने मारा। पूछो किसने मारा, तो कहेगा इसने मारा। और फिर तुम भी क्या करते हो, टेबल पर 2 बार मार देते हो। अब बच्चा चुप हो जाता है, तुमने कह दिया देखो हमने इसको पीट दिया, बच्चा चुप हो गया, क्योंकि बच्चे ने समझा कि अब टेबल को भी चोट लगी होगी, है ना। तो वो बच्चा यहाँ पे चीज़ों को जीवित समझता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का हो रहा होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो है विचार या फिर सोच में उसके केंद्रीकरण होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लें। देखिए प्रश्न कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए एक मिनट, एक ये क्वेश्चन, हाँ अच्छा इसमें ये चीज़ें रह गई। जैसे अगर हम बात करें परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ये बच्चे के अंदर कहाँ डेवलप होगी, तो जो परिकल्पित निगमनात्मक सोच है ये चौथी अवस्था है। ये बच्चे की जो चौथी अवस्था होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये वहाँ की विशेषता है। ठीक है, बच्चे के अंदर संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता कब आती है, ये बच्चे की जो तीसरी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की, वहाँ पे बच्चे के अंदर ये चीज़ आ जाती है। बच्चे के अंदर अमूर्त सोच का विकास कब होता है, अमूर्त सोच का विकास ये बच्चे की जो चौथी अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष तक की, उसमें बच्चे के अंदर ये गुण आता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, भूल गए थे बताना। अगला प्रश्न देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, बाद में नहीं होता, किसने कहा, हटा दो इसको। विकास बहुआयामी होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती नहीं, रेट ऑफ ग्रोथ समान नहीं होती, क्योंकि जो विकास की दर है, विकास कभी तेज कभी मंद कभी धीमा हो जाता है, तो रेट ऑफ ग्रोथ सेम नहीं होती है। विकास केवल विद्यालय में होता है ऐसा तो नहीं है, सीधी सी बात है, विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, क्योंकि विकास जो है वो एक समग्र यानी कि हॉलिस्टिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, इसीलिए तो इसको मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। भाई जैसे यहाँ पे हमने बात कही कि जो विकास है बहुआयामी होता है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होता है, विकास के कई पहलू होते हैं या कई पक्ष होते हैं, कई भाग होते हैं। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि विकास बहुआयामी होता है, इसका मतलब है कि विकास केवल एक दिशा में नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति के कई पहलुओं में, कई भागों में एक साथ होता है। ठीक है, अच्छा विकास जैसे कि बहुआयामी मतलब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, हर तरीके से बच्चे का विकास हो रहा है, तो इसलिए एक दिशा में नहीं होता, बल्कि विकास मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि लेवागोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। देखिए लेवागोत्स्की, जहाँ पे लेवागोत्स्की की बात हो वहाँ पे समझ लेना, यदि ऑप्शन में कहीं पर समाज और संस्कृति लिखा है तो वही ऑप्शन वाइगोत्स्की के साथ जाएगा। तो जो वाइगोत्स्की हैं ये सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को, डायलॉग को, स्पीच को, क्या कहते हैं उसको, संप्रेषण को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है, इसलिए सांस्कृतिक उपकरण यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश रूप में वर्णित किया है। किस रूप में वर्णित किया है? इन्होंने स्कीमा या मनोबंध के रूप में इसको बताया है। ठीक है, जीन प्याजे इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास जो है इस सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा या फिर मनोबंध के रूप में इन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, अब जैसे स्कीमा या मनोबंध ये क्या होता है, तो ये कहते हैं कि बच्चे जो है वो दुनिया को समझने और सीखने के लिए स्कीमाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्कीमा क्या है? स्कीमा जो है ये किसी भी इंफॉर्मेशन को संगठन करने और उसको समझने का एक मानसिक ढांचा होता है, मेंटल फ्रेमवर्क। आपने किसी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कलेक्ट कर लिया, उसको समझ लिया, यही तो मेंटल फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे अनुभवों और ज्ञान का संग्रह होता है जिनके बेस पे हम नई जानकारी को समझते हैं। और इसके बारे में थोड़ा आपको समझाएं। मान लीजिए अगर बच्चे ने कुत्ता शब्द सीख लिया या बच्चे ने कुत्ता देख लिया, ठीक है, अब वो समझ लिया कि कुत्ता क्या है, तो वो ये समझ, अगर उसने कुत्ता शब्द को सीखा है तो वो सभी 4 पैरों वाले जानवरों को कुत्ता कहने लगे, तो ये उसका स्कीमा है। बाद में जब वो सीखे कि बिल्ली अलग है, पैर इसके भी 4 हैं, लेकिन समझ आया नहीं ये तो बिल्ली है, तो उसका स्कीमा अपडेट हो गया कि अब उसमें
उसने जो उसके दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर थी, जो उसके स्केमा में वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट थी कुत्ते को लेकर के, उसने उसमें अपडेट कर लिया और अपडेट करके समझ लिया कि सभी 4 पैरों वाले जानवर कुत्ता नहीं होते। यही तो स्कीमा है। ऑप्शन बी राइट हो गया। चलिए, बहुत समझा दिया इसमें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव। मैंने कहा था भैया देखो, हम सेग्रेगेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। ये तो बात ठीक है कि बच्चे की जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल है, जो भी अधिकतम सामर्थ्य है, उसको हम और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें और ज़्यादा डेवलप करने का प्रयास करें, ठीक है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल नहीं होना चाहिए हमारा, मास्टरी ओरिएंटेड गोल होना चाहिए, है ना, जिसमें मास्टरी हासिल, महारत हासिल करने के लिए आप पढ़ो, सिर्फ नंबर पाने के लिए मत पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है। तो इसमें कौन सी शब्दावली है, तो यहाँ पे हम छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है उसके लिए हम ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी, आपको हमने पहले ही बताया था। इसमें इन्होंने क्या कहा है, सांवेदिक अवस्था पहले आती है ना, फिर मूर्त अवस्था आती है, उसके बाद में अमूर्त अवस्था आती है ना। पहले कौन सी अवस्था आती है, पहले इन्होंने कहा सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था आती है ना, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है, वो तो हो गई ये वाली। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष वाली, वो इसमें है नहीं। फिर ये मूर्त जो है ये तीसरी अवस्था है, जो कि हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। फिर आती है ऑपरेशनल चौथी अवस्था, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 11 से 15 वर्ष तक। तो इस क्रम में इन्होंने इसको लगाया है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न आप तभी हल कर पाएंगे जब आपने थ्योरी को बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनको अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की योजना के लिए महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे सब भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग जाति धर्म समुदाय से आए हैं, तो एक बच्चा दूसरे के धर्म को, दूसरे के लैंग्वेज को सीखेगा, तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए, इसको बाधा नहीं मानना चाहिए। अगला 49, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की अगर हम बात करें, यंत्रवत नहीं, रोट मेमोराइजेशन हम कभी नहीं करेंगे, हम बच्चे को लेबलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, और केवल जहाँ लगा उसको हटा दो। सीधी सी बात है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, आज का लास्ट प्रश्न, और मैं चाहूँगा यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बात तो ठीक है, लेकिन पूछ रहा कौन सा नहीं है। विकास सार्वभौमिक है। विकास क्या है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है कि विकास, कुछ विकास के चरण सभी मनुष्यों में एक जैसे होते हैं, चाहे वे किसी भी देश, जाति या संस्कृति से हों। जैसे सभी बच्चे रेंगना सीखते हैं, फिर घुटनों के बल चलना, फिर बैठना, बोलना सीखते हैं, ये क्या है, ये सार्वभौमिक है, ठीक है। और जैसे फिर कहते हैं कि सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये गलत बात है, क्योंकि जो सांस्कृतिक संदर्भ हैं वो इसे प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जीवन पर्यंत विकास होता है, ठीक है। विकास चेंजेबल है, ये भी ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये बात करें कि संस्कृति का इसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो संस्कृति का व्यक्ति के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? बच्चे की भाषा, सोचने का तरीका, उसके आचरण, शिक्षा के अनुभव, ये सब संस्कृति से प्रभावित होते हैं। भाई भारतीय बच्चे हो गए और पश्चिमी देश के बच्चे अलग तरह के सामाजिक मूल्यों, अपेक्षाओं, आदर्श में पलते हैं, जो उनके विकास को अलग दिशा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो यही है, बी वाला कि ये
विकास जो है वो सार्वभौमिक है, सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करता, ये गलत बात है, सांस्कृतिक संदर्भ का इस पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कैसी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद हम साइकोलॉजी की थ्योरी क्लासेस आपको कराएंगे। थैंक यू सो मच।